चलो, तो कैपेसिटेंस का फोर्थ लेक्चर, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा? अभी स्क्रीन सही है? चलो, लास्ट लेक्चर में क्या हमने अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट्स वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसमें कैपेसिटेंस निकाला था। आज हम बेसिकली ऐसे कैपेसिटर्स की बात करेंगे जिनमें स्लैब रखा जाए। तो कैपेसिटर्स को हम स्लैब के साथ पढ़ेंगे। स्लैब में भी दो कंडीशंस होंगे। कौन कौन से स्लैब हो सकते हैं? पहला वो स्लैब जो कंडक्टिंग होगा और दूसरा वो स्लैब जो हमारा कंडक्टिंग नहीं होगा, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर्स विद स्लैब में। कैपेसिटेंस कौन सा स्लैब के साथ? मेटेलिक स्लैब। सोचो ये हमारा कैपेसिटर का प्लेट है, तो इसके ऊपर हमने प्लस चार्ज रख दिया और इसके ऊपर क्या रख दिया बेटा? माइनस चार्ज। क्योंकि दो अगर कैपेसिटर के प्लेट्स हैं तो उनके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए। क्लियर है? ये बीच में हमने क्या रखा है? बीच में मेटेलिक स्लैब रखा हुआ है। यहां पे इस जो मेटेलिक स्लैब है, हो सकता है इसकी अपनी कुछ थिकनेस होगी। मान लीजिए कि इसकी थिकनेस क्या है? T है। और ये क्या है? इनके बीच के डिस्टेंस को क्या मैं स्मॉल d से दिखा सकता हूं? जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं उनको तो हम d से ही दिखाते हैं। सोचो इसके वजह से क्या होगा? यहां पे एयर में कुछ फील्ड होगा E0, यहां पे भी फील्ड होगा E0, और ये भी एयर है तो यहां पे भी फील्ड होगा E0। जैसे ही ये फील्ड होगा, ये तो मेटल है, ये क्या करेगा? इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे और यहां पे कुछ माइनस इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा और यहां पे कुछ प्लस इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। आएगा नहीं आएगा? इस इंडक्शन के वजह से भी एक फील्ड आ जाएगा जो कि इधर की तरफ होगा, एंड दैट विल बी फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। और नेट फील्ड जो इनसाइड होता है वो क्या होता है बेटा? जीरो। क्या ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में देखा था? आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल जिसमें ये कहा जाएगा कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसकी वैल्यू बताओ, और दूसरा वो सवाल कि इसका कैपेसिटेंस बताओ। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इंड्यूस्ड चार्ज की, कि जो हमारा कंडक्टर के ऊपर आ रहा है, जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, तो इंड्यूस्ड चार्ज, अब ये इंड्यूस्ड चार्ज को हमने किससे दिखा दिया? Q इंड्यूस्ड से दिखा दिया। ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा कितना? सोचो अंदर में, इस स्लैब के अंदर हमारा फील्ड क्या है बेटा? बोलिए। इनसाइड स्लैब अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड इज इक्वल टू जीरो, तो ई नेट जो है वो क्या है? जीरो है। अगर नेट फील्ड जीरो है इसका मतलब एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इक्वल एंड ऑपोजिट है। डायरेक्शन तो ऑपोजिट दिख रहा है, मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो यहां से क्या हो जाएगा? ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। सही है? इंड्यूस्ड के वजह से जो फील्ड होगा, एरिया तो ए ही होगा सबके लिए, तो क्या हम इंड्यूस्ड के वजह से दो सरफेसेस पे अगर चार्ज है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। सिग्मा का मतलब Q बाई ए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये इंड्यूस्ड चार्ज के वजह से है और ये एक्सटर्नल के वजह से होगा तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज आएगा क्या वो कैपेसिटर के ऊपर जितना चार्ज था उतना ही आएगा? बोलिए। लेकिन बट ऑफ ऑपोजिट नेचर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि पॉजिटिव की तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा और नेगेटिव की तरफ? क्या ये बात समझ में आई? तो जितना चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे था उतना ही चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पहला सवाल बनता है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कैपेसिटेंस निकालूं तो सेकंड पॉइंट जो इसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि आप कैपेसिटेंस बताओ, इस केस में कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, कैपेसिटेंस। सोचो कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या मिलता है? चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लेट Q दिया हुआ है, दिया हुआ है। अगर मैं किसी तरह से C इज इक्वल टू Q बाई V ही होता है, मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो काम बन जाएगा। बोलो बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या? फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है।
तो एयर का फील्ड इनटू एयर की डिस्टेंस, एयर में कितना गैप है, इन प्लेट्स के बीच में कितने डिस्टेंस पे एयर भरा हुआ है, d डिस्टेंस में से d माइनस टी। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ये जो हमारा कंडक्टर के अंदर है वो फील्ड कितना है बेटा, इस टी थिकनेस में कितना फील्ड है बोलो, 0 है ना। तो यहां पे 0 इंटू थिकनेस, क्योंकि जिस रीजन में फील्ड 0 है उसको उस थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, और जिस रीजन में फील्ड हमारा ई है या ई नॉट है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना। तो दी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से डी माइनस टी। कैपेसिटेंस कितना होता है बोलो बेटा, अगर आपसे कैपेसिटेंस की बात करी जाए तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या, मैं Q बाई V लिख सकता हूं। Q तो ठीक है, V नीचे चला जाएगा, बाकी सारे टर्म इधर चले जाएंगे, तो दिस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या, यहां से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी आ जाएगा। बोलिए, बोलो बोलो। इसमें एक स्पेशल केस है, मान लो अगर हमने ये कह दिया कि इफ थिकनेस इज इक्वल टू डी, अगर ये थिकनेस डी के बराबर हो जाए, इसका मतलब पूरे के पूरे जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो हमने स्लैब भरा वो पूरे के पूरे रीजन में भर दिया, मतलब एयर कुछ है ही नहीं। अगर एयर कुछ है ही नहीं तो सोचो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू यहाँ से क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस डी। इसका मतलब C इज इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर कर सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो भी आप चार्ज दे रहे हैं वो चार्ज फ्लो करके दूसरे तरफ चला गया, क्योंकि बीच में गैप नहीं है, बीच में एयर नहीं है, तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, मतलब एनर्जी स्टोर ही नहीं होगा, ये भी तो कह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें एक चार्ज पूछा जाएगा, कैपेसिटेंस पूछा जाएगा। एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है कि अगर हम दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक बहुत पतला सा एल्यूमिनियम का या कॉपर का फॉइल रख दिया तो क्या फर्क पड़ा, तो अगर टी की वैल्यू 0 के अप्रोक्सीमेटली है तो कैपेसिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। क्या बेटा? ये हाँ, ये मैं फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कैपेसिटर्स विद स्लैब, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लेट क्लास शुरू हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, ठीक है। आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि सर इसमें आपका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि जो चार्ज आप दे रहे हैं वो चार्ज फ्लो कर गया, कैपेसिटर का कभी पेट ही नहीं भर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो फाइनाइट कैपेसिटेंस देना पड़ेगा ताकि उसको हम चार्ज दें, उसका पेट भर जाए। क्योंकि चार्ज की भी एक लिमिट है ना, कि चार्ज इतना देंगे और पेट भर जाएगा तो वो सोर्स से और ज़्यादा करंट विदड्रॉ या चार्ज विदड्रॉ नहीं करेगा, अदरवाइज तो विदड्रॉ करते ही जाएगा और बैटरी को कंप्लीटली क्या कर जाएगा, खत्म कर जाएगा बिना किसी यूज के, ऐसा कहा जा सकता है। तो हमें ये फाइनाइट कैपेसिटेंस करना है, मतलब बीच में आप कंडक्टर तो भर नहीं सकते। तो अब किसी ने कहा चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे तरह का मटेरियल भरते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, और वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में भी अब हम एक अलग तरह का इंसुलेटर होता है जिसमें हम अगर फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी न किसी तरह से कंडक्ट तो करा देता है या उसके इफेक्ट को प्रोपगेट करा देता है बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर के। वो एक जो इंसुलेटर है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। बाकी लकड़ी जैसे कुछ हमारे डाइलेक्ट्रिक है जिनको कुछ भी देते रहो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उस इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोपगेट करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो इट इज इंसुलेटिंग मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल है बेटा? इंसुलेटिंग मटेरियल्स, लेकिन ये क्या करेगा, विच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा क्योंकि चार्ज फ्री होता ही नहीं है।
इंसुलेटर है मतलब कोई फ्री चार्जेस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये कंडक्शन के वजह से तो नहीं हुआ, कंडक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा। कैसे करेगा अभी हम देखेंगे, ठीक है बेटा। अब ये डाइलेक्ट्रिक की दूसरी बात क्या है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स अप टू सर्टेन वैल्यू। ये पूरे टाइम नॉन कंडक्टर हो ऐसा नहीं है, अप टू सर्टेन वैल्यू ये नॉन कंडक्टर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे। अगर ये फील्ड की वैल्यू जो उनका नेचर है उससे बढ़ गया तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। मतलब ये एक सर्टेन लिमिट तक तो नॉन कंडक्टर रहेगा, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। एक सर्टेन फील्ड के बाद से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, कैसे होंगे वो अभी हम देखेंगे, और उसके बाद से वो कंडक्ट करने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जो ये लिमिट है जहां तक ये नॉन कंडक्टर है, उस फील्ड को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इफ फील्ड एक्सीड्स दिस लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दे लॉस देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड बिगिन टू कंडक्ट। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एक और टर्म है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं तो क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट इसकी, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यूनिट क्या होगी? क्या न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर हो सकता है? बोलो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर एक फील्ड है तो उसकी यूनिट तो फील्ड की होगी ना? क्या है? अभी ये सारे पॉइंट्स आपको मैं आगे समझा दूंगा तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम होता है जिसको आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? रिलेटिव परमिटिविटी। याद आया? एप्सिलॉन आर याद आया? अच्छा, मान लो अब ये टर्म अगर हमें समझाना है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था। मान लीजिए कि अगर एयर में हमारा फोर्स F है और मीडियम में F डैश है, तो क्या F डैश इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर होता था? यानी क्या एप्सिलॉन आर वो फैक्टर है जिससे फोर्स या फील्ड किसी मीडियम में कम हो जाएगा? मान लो कि अगर हमारा एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 यूनिट है और किसी मीडियम में 2 यूनिट हो गया, तो कितने फैक्टर से कम हुआ बेटा? 5। मतलब 5 से डिवाइड किया तो उतना मिला, यानी कि 5 के फैक्टर से कम हो गया। वैसे ही अगर एक दूसरा मीडियम है, मान लो एयर में हमारा 10 यूनिट है और उस मीडियम में 5 हो गया, तो किस फैक्टर से कम हुआ? 2। वही फैक्टर जिससे रिड्यूस हो रहा है उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या? इट इज द फैक्टर बाय विच फील्ड डिक्रीजेस इन अ मीडियम। तो अगर मैं K की बात करूं या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम की बात करूं, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर या फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई K। जिस फैक्टर से कम होता है उसी फैक्टर को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? यानी जो K की वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कह सकते हैं। क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर पता है तो फोर्स भी तो पता चल जाएगा। याद करो, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाई K होता था। याद आ रहा है? और K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है क्योंकि मीडियम की जो फील्ड होगी वो हमेशा कम हो जाएगी। अगर ये कंडक्टर के लिए पूछा जाए तो K ऑफ कंडक्टर क्या होगा यार? K ऑफ कंडक्टर बोलो तो इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि कंडक्टर अगर मीडियम हो गया तो उसमें फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर ये फील्ड 0 हो गया तो एयर बाई 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? तो काम की बात समझिए। डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो बेसिक उसका नेचर तो इंसुलेटिंग है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को प्रोपगेट कर देता है। कैसे करता है वो बात की बात वो हम देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरी बात कि एक लिमिट तक वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। उसके बाद उसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और वो कंडक्ट करने लग जाता है। जिस फील्ड पे ये बिहेवियर चेंज हो जाता है उस फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं।
समझ में बात आ गई? सवाल यह है कि सर ये कैसे काम करेगा, किस तरह के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होंगे या कैसे इनके टाइप्स होते हैं, कहां पे ये किस तरह से टूटता है, उसकी कहानी अब हम देखेंगे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा। अच्छा, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक हम पढ़ रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक जो हम पढ़ रहे हैं ये दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। आपने सुना होगा एक पोलर और एक नॉन पोलर, सुना है? तो अगर हम सबसे पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं या नहीं करते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर कोइंसाइड कर जाते हैं फिर तो हमारी जो डाइलेक्ट्रिक एक टर्म पढ़ते हैं ना पीछे, हम याद करो, मोमेंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह लो, है ना? तो अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता, कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहां पे क्या करते हैं बेटा? डज नॉट कोइंसाइड, है ना? मतलब सिमेट्री नहीं है तो ये कोइंसाइड नहीं करते। तो जब ये कोइंसाइड नहीं करेंगे तो देयर विल बी सम पोलैरिटी, कुछ ना कुछ पोलैरिटी उसमें रहेगा, हाँ या ना? अब मान लो कि ये एक मटेरियल है, थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करेंगे तो कुछ गैप होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। हो सकता है जो दूसरा हो उसका पॉजिटिव यहाँ, उसका नेगेटिव यहाँ, एक तीसरा हो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ, इस तरह से पॉसिबल है। बहुत सारे मटेरियल्स इसमें, बहुत सारे एटम्स इस तरीके से होंगे जिसका पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इंडिविजुअल जो एटम्स है उनके डाइपोल मोमेंट एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? अगर मैं ये कहूं क्या ये इंडिविजुअली एक मोमेंट या एक डाइपोल जैसा बिहेव करेंगे? तो अगर मैं ये कहूं कि जो डाइपोल मोमेंट यानी P है ऑफ इंडिविजुअल एटम, तो वो क्या है? जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो नहीं बेटा, नॉन जीरो है इंडिविजुअल का। लेकिन अगर आपसे नेट डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, जब सबका हमने क्या करा? वेक्टर सम किया तो नेट क्या आया? जीरो आया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो, इसको आपने क्या करा? इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। जब आपने इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो क्या हुआ? यहां पे आपका एक एक्सटर्नल फील्ड हो गया इस तरह से। लेट अस से इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फील्ड आ गया जो कि नॉन जीरो है। बेटा जब एक्सटर्नल फील्ड इसमें अप्लाई हो जाएगा तो क्या इसके ये एक डाइपोल है जिसको फील्ड में रख दिया गया? तो एक डाइपोल को अगर फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? उस पर दो चीजें होंगी। एक तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क के वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, घूमेगा घूमेगा। और दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज पे आगे फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे पीछे फोर्स लगेगा, तो ये फैलने की कोशिश भी करेगा साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को थोड़ी सी सिमेट्रिकली अरेंज कर लेगा और टॉर्क के वजह से इस तरीके से ये आ गया और साथ ही साथ ये इलोंगेट भी कर जाएगा, इसके ऊपर फोर्सेस भी लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। अब सोच के देखिए, था क्या? आपने एक्सटर्नल फील्ड इधर की तरफ दिया, इस एक्सटर्नल फील्ड के वजह से क्या हुआ बेटा? क्या इधर के तरफ नेट एक पॉजिटिव, ये सोचो इधर के तरफ ये सारे छोटे छोटे फील्ड देने लग गए जो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि सबका जो इंड्यूस्ड है अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि इधर की तरफ सबका पॉजिटिव और इधर की तरफ सबका नेगेटिव आ गया। आया नहीं आया? यस सर। तो क्या ये इस एक्सटर्नल फील्ड को कम करने की कोशिश करेंगे? यस। यही जो फील्ड आएगा क्या वो इंड्यूस्ड चार्ज के वजह से फील्ड आएगा? यस सर। तो हमने कहा कि यहाँ पे कंडक्शन तो नहीं हो रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था या चार्जेस फ्री नहीं थे तो उठ के कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन
अलाइनमेंट के वजह से, पोलैरिटी के वजह से ये एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप कर रहे हैं, यानी फील्ड को प्रोपगेट करा रहे हैं या फील्ड को ट्रांसमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उतना नहीं करेंगे जैसा कंडक्टर कर रहा था, क्योंकि कंडक्टर फ्री था, वो तो भाग के चला गया था जीरो करने के लिए। ये वाला टर्म इसको कैंसिल करने की कोशिश करेगा, बट क्या कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या वो फील्ड को कम कर देगा? याद करो, यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब हम मीडियम में रखते थे तो आयोनाइजेशन होता था, आयोनाइजेशन की वजह से फील्ड मतलब फोर्स थोड़ा कम होता था। वही काम कर रहा है ना, पोलराइजेशन हो रहा है। बोलिए, बोलो बोलो। तो अगर आपने फील्ड को नॉन जीरो कर दिया, देन इनसाइड कंडक्टर हमारा क्या होगा यार? इनसाइड कंडक्टर जो फील्ड होगा, ई नेट होगा, क्या वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? कितना हो जाएगा? क्या वो ई नॉट माइनस इंड्यूस्ड के वजह से हो जाएगा? बोलिए, एक्सटर्नल तो था, इंडक्शन के वजह से भी एक फील्ड आ गया जो थोड़ा ही है, बट कुछ ना कुछ फील्ड को तो कम कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? अब कितना कर देगा? नेट फील्ड हमें पता है कि मीडियम में कितना होता है बेटा? मीडियम में हो जाता है ई नॉट बाई के, एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। किसी को कोई डाउट? याद करो, फोर्स निकालते टाइम भी हमने यही कहा था कि फोर्स इज अ वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल चार्ज के वजह से प्लस इंड्यूस्ड या पोलराइजेशन के वजह से, बट हम उससे मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाते थे, तो हमने कह दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद आया? कर तो वही रहे हैं, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो हमारा इसमें पता है कि नेट फील्ड कितना होना चाहिए? ई नॉट बाई के होना चाहिए। एयर में जो था वो अपॉन के होना चाहिए, हाँ या ना? वेक्टोरियली देखें तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, और यही तो दोनों बराबर हैं, हाँ या ना? अब सोचो, तुम फील्ड बढ़ाते गए, मतलब हमको इधर से कोई खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज को इधर जाना है, इधर खींच रहा है, उसको इधर फोर्स लग रहा है, और पॉजिटिव को इधर। तो एक लिमिट के बाद हम क्या बीच में से फट जाएंगे? दो तरफ से हमको फोर्स से खींचा जाने लगा, तो एक लिमिट है ना मेरी झेल पाने की। इसकी भी एक लिमिट है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट धीरे धीरे ये इलोंगेट होते होते क्या एक पॉइंट पे ब्रेक कर जाएगा? और जिस पॉइंट पे ब्रेक कर गया, क्या वहां पे हमारे चार्जेस अलग अलग हो गए, मतलब नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, तो वो कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा। वही पॉइंट ऑफ फील्ड या वही एक्सटर्नल फील्ड जिस पे ये ब्रेक कर जाता है, उस फील्ड को क्या हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और उस फील्ड के पहले तक ये कंडक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के बाद से चार्जेस बन गए, फिर वो कंडक्ट करने लग जाएगा। क्या सारी कहानी जो पीछे लिखा था, डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, और कब तक ये ऐसा रहेगा, क्या अब वो थोड़ी फील आ गई? बोलो, किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। तो अब जो हम पढ़ेंगे ना आगे स्लैब के साथ कैपेसिटर, उसमें इस तरह के कैपेसिटर के बीच में इस तरह का कंडक्टर, या कंडक्टर तो खैर नहीं कहेंगे, इस तरह का मटेरियल पुट किया जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोल दो। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इधर की तरफ फील्ड लगाओगे तो पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव पे फोर्स इधर लगेगा, खींचते 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 बीच में से एक पॉइंट ऑफ ऐसा फील्ड आएगा जिस पे ये टूट जाएगा। जिस पॉइंट पे टूट जाएगा उसी फील्ड को, जहां पे ब्रेकडाउन हो जाता है, उसी को तो हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। वहां तक कोई फ्री चार्जेस नहीं थे, तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ ट्रांसमिट इस तरह से कर रहा था। लेकिन जब चार्जेस मिल गए, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, फिर तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा। तो ये वही पॉइंट लिखा था कि अप टू सर्टेन लिमिट ये क्या करता है, इंसुलेटर होता है, उसके बाद से इस फील्ड के बाद से वो क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल पे। जैसे हर आदमी को, मेरे को कोई इधर और इधर से खींचे तो मैं किसी जगह पे फूटूंगा, हो सकता है छोटा बच्चा उससे पहले फूट जाए, हो सकता है कि कोई ज्यादा बलशाली आदमी ज्यादा झेल जाए फोर्स, तो वो तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। ऐसे ही ये भी बिहेवियर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। क्या अब ये समझ में आ गया? अब इसकी फील थोड़ी बेटर आ गई। अब एक दूसरे तरह का भी डाइलेक्ट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है, ड्यू टू सिमेट्री पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं बेटा,
कोइंसाइड्स करते हैं। तो कोइंसाइड करते हैं इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, कोइंसाइड्स। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करेंगे मतलब इंडिविजुअल के डाइपोल मोमेंट भी जीरो है और नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे हमने कह दिया कि ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल में आपने क्या कर लिया, इस मटेरियल में यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर गया। तो अगर आपने कहा कि सर ई एक्सटर्नल अगर जीरो है तो डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल, है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल, बस इतने समझ लेना, और डाइपोल मोमेंट नेट, ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। अब आपने क्या करा, इसी मटेरियल को, ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल को आपने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, लेट अस से दैट एक्सटर्नल फील्ड इज ई नॉट, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो यहाँ पे टॉर्क तो नहीं लगेगा इनिशियली, बट यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यार, ई नॉट है, जो कि हमारा नॉन जीरो है। तो ये ई नॉट पॉजिटिव को अपनी तरफ लेके जाएगा और नेगेटिव को उल्टा धक्का देने की कोशिश करेगा। तो क्या ये फैल जाएगा, क्या ये इस तरह से फैल जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा। ये इलोंगेशन चलता गया, फील्ड बढ़ाते गए, इलोंगेशन बढ़ता गया, एक ऐसा समय आएगा जब ये फट जाएगा। Yes sir. तो वही कंडीशन है, यहाँ पे भी बात वही है कि इधर की तरफ आपका क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जो ट्रांसमिट हुआ फील्ड, उसके वजह से क्या हो गया, एक इंड्यूस्ड फील्ड, और नेट फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, हाँ या ना। तो अगर आपसे इनसाइड स्लैब या इनसाइड डाइलेक्ट्रिक पूछा जाए तो इनसाइड स्लैब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या आपका जो ई नेट है वो ई नेट की वैल्यू एक्सटर्नल में से थोड़ी सी कम हो गई, और कम होने के बाद जो नेट आता है वो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ही आता है। क्या ये बेसिक फॉर्मूला है। तो क्या इन दोनों को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि पोलर हो या नॉन पोलर हो, नेट फील्ड तो इतना ही आएगा। एक में स्ट्रेच के वजह से हमारा डोमिनेशन जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस है जो चेंज हो रहा है, और दूसरे में जो हमारा है वो क्या है बेटा, ओरिएंटेशन, अलाइनमेंट, उस पर टॉर्क भी लगा, तो वहाँ डोमिनेट टॉर्क कर रहा था, पहले अरेंज हो गया, यहाँ पे स्ट्रेचिंग डोमिनेट कर रहा है, कह सकते हैं ऐसा। तो क्या आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोलर नॉन पोलर और नेट फील्ड क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर मान लो कि k की वैल्यू इनफाइनाइट ले ली जाए तो ये जीरो, ई नॉट इज इक्वल टू ई इनसाइड, मतलब क्या वो कंडक्टर नहीं बन जाएगा। तो वही पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं। अब इस डाइलेक्ट्रिक को आप कैपेसिटर्स के बीच में रखेंगे, आगे बढ़े। तो काम की बात, कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सेम बात। यहां पे हमने कहा कि ये कैपेसिटर हमारा प्लस क्यू है कैपेसिटर के प्लेट पे, और यहाँ पे माइनस क्यू है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। तो सोच के देखो, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फील्ड जो था वो ई नॉट था, यहाँ पे भी एक्सटर्नल फील्ड क्या था बेटा, ई नॉट था, बट यहाँ पे अगर आप फील्ड की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा बोलो तो, इस मीडियम में, अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, क्योंकि इसमें क्या होगा देखो, इसमें भी इधर की तरफ था तो ई नॉट, इसके वजह से पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगा तो पॉजिटिव चार्ज भाग के यहाँ पे आ गया क्यू इंड्यूस्ड, और नेट एक नेगेटिव चार्ज, फ्री थे नहीं, ये पोलैरिटी के वजह से जो हमारा स्ट्रेच हुआ उसके वजह से इधर की तरफ नेट पॉजिटिव आ जाएगा और इधर की तरफ नेट नेगेटिव आएगा, कह सकते हैं बोलो। और इसके वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड आ जाएगा, और नेट फील्ड की अगर बात करी जाए तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड दिस ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों का वेक्टर सम जिसकी वैल्यू ई नॉट बाई के। किसी को कोई डाउट? यही तो होता है डाइलेक्ट्रिक में। Yes sir. अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है उसको टी मान लूं, है ना, और ये जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है उसको मैं डी मान लूं, जो कि स्टैंडर्ड मान के चलते हैं डी, और प्लेट का एरिया मैं ए मान लूं,
तो इसमें भी दो कहानियां आपसे पूछी जाएंगी। पहली कहानी कौन सी बेटा? इंड्यूस्ड चार्ज। और दूसरी कहानी कैपेसिटेंस। अरे यही तो था पीछे भी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब क्यू इंड्यूस्ड, जो हमने यहां लिखा हुआ है। तो सोचो इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है, तो इनसाइड स्लैब अगर आप चलेंगे, इनसाइड स्लैब आपका फील्ड क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू या E नेट इज इक्वल टू, क्या हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल माइनस E ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, और एक्सटर्नल माइनस ये जो होगा वो E नॉट बाई के ही तो होगा यार, बोलो। तो E इंड्यूस्ड की वैल्यू को मैं इधर लेके आ गया, तो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना बेटा? E नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, बोलो हाँ या ना? इंड्यूस्ड की वैल्यू को क्या मैं Q इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट A लिख सकता हूं? एक्सटर्नल की वैल्यू कैपेसिटर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट A लिख सकता हूं, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट A खत्म हो जाएगा, यहां से Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? Q 1 माइनस 1 बाई के। क्या ये मैग्नीट्यूड है? कई जगह इसको नेगेटिव लगा के दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के तरफ ये नेगेटिव इंड्यूस होगा और नेगेटिव के तरफ पॉजिटिव। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि नेचर कैसा होगा? ऑपोजिट नेचर। पॉजिटिव के पास नेगेटिव होगा और नेगेटिव के पास क्या होगा बेटा? क्लियर है? K की वैल्यू को इनफाइनाइट रखो, ये 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। Q इंड्यूस्ड, Q यानी कंडक्टर बन जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? बोलिए। दूसरी बात इसमें क्या पूछी जाएगी? कैपेसिटेंस। क्या पूछी जाएगी? कैपेसिटेंस। आगे बढ़े। सोचो कैपेसिटेंस निकालने का सिर्फ वही तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर कैपेसिटेंस बता दो, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे? बोलो। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या बेटा? फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो जितने दूर एयर में फील्ड है वो एयर का फील्ड लेंगे D माइनस टी, प्लस जितना मीडियम में फील्ड है E नॉट बाई के इंटू मीडियम की डिस्टेंस। यही तो बेसिक बात है, बोलो। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट को अगर मैं बाहर कर लूं तो क्या बेटा? यहां से बचा D माइनस टी और यहां से बचा प्लस टी बाई के। किसी को कोई डाउट? ई नॉट की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ई नॉट की वैल्यू क्या बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बोलना पड़ेगा भाई। अब सोचो अगर मैं फॉर्मूले पे चलूं कैपेसिटेंस के, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q by V। तो अगर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पे चले तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V। तो यहां से Q बाई V करेंगे तो क्या ये वाला टर्म ऊपर और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा? तो क्या ये वाला टर्म हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या ऐसा होगा? बोलिए। बट दिक्कत इस फॉर्मूले के साथ ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक भरा गया उस डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है वो भी इतना ही होना चाहिए प्लेट के बराबर, और ये हर जगह तो होगा नहीं। तो ये हर जगह सवालों में काम नहीं आएगा, कुछ स्पेसिफिक सवालों में काम आएगा, बाकी जगह नहीं आने वाला काम। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलिए। इसमें एक स्पेशल केस मिलता है कि अगर आपने इफ T इज इक्वल टू D, अगर आपने पूरे के पूरे गैप में ही क्या भर दिया? एक स्लैब भर दिया। तो पूरे के पूरे गैप में स्लैब भर दोगे तो जो कैपेसिटेंस आएगा C डैश वो कितना आएगा यार? वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस, यहां पे भी क्या आ जाएगा? D माइनस D, क्योंकि थिकनेस हमारा D के बराबर हो गया, प्लस D बाई के।
यानी यहां से जो कैपेसिटेंस सी डैश आ रहा है मीडियम के इंसर्शन के बाद वो कितना आ रहा है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के। क्या दिस कैन बी रिटन एज के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर है? Yes, sir. तो सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के सी। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, हाँ या ना, बोलिए। बट ये फॉर्मूला कब है बेटा, जब थ्रू आउट भरा। ये क्या है, एयर फील्ड कैपेसिटर। ये क्या है, एयर फील्ड कैपेसिटर। तो क्या अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं तो कैपेसिटर बढ़ता है या घटता है? के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, के हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस सी डैश है दैट विल बी ग्रेटर देन सी। तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, घट रहा है? क्या मैंने एक टॉपिक पढ़ा था कि किसके किसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? वहां मैंने कहा था कि शेप और साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, रेडियस के ऊपर देखा था, बाकी भी हमने देखा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम या किस मीडियम में दोनों कंडक्टर्स को रखा गया है, क्या मीडियम की कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा? Yes, sir. तीसरा पढ़ा था कि अगल बगल में क्या कंडक्टर रखा हुआ है, जिसको मैंने वही समझा दिया था। मैंने कहा था आगे इसकी जरूरत कुछ खास नहीं पड़ेगी, याद आया? तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका थ्रू आउट भरा हुआ है। अदरवाइज तो जनरली ये होगा, बट ये भी तब लगेगा जब डाइलेक्ट्रिक भी उसी एरिया का है जो आपका प्लेट एरिया है। बट ऐसा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिए। Yes, sir. तो दो चीजें, पहला हमने क्या भरा, कंडक्टिंग स्लैब। दूसरा हमने क्या भरा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में हमने पूरी कहानी पढ़ी। अब हम इसके ऊपर करेंगे कुछ सवाल, ठीक है बेटा? सवाल करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर आधे अधूरे में भरा जाए तो क्या होता है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए तो कुछ सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल, So, 3C is the correct answer. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C थी। तो एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब C इज इक्वल टू क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिख सकते हैं। ये तो गिवन है, मैंने खुद से मान लिया कि सेपरेशन हमारा D है और एरिया हमारा A है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू C गिवन है। अब कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डबल्ड एंड स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड। क्या कंप्लीट स्पेस को भर दिया गया डाइलेक्ट्रिक से? तो जब कंप्लीट को भर दोगे तो k टाइम्स करेंगे, बट सेपरेशन भी क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो जो अगले केस में C डैश है वो क्या हो जाएगा बेटा, k से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A तो ठीक है, एरिया सेम था, बट ये सेपरेशन को D डैश कर दिया गया जिसकी वैल्यू ये होएगी। सही है? अच्छा सॉरी, डबल किया गया है, आधा नहीं किया गया है, ठीक है। तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ D। सही है बेटा? और k की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, 6। तो हमने कहा एक काम कर लो, ये 6 और 2 तो आप अलग कर लीजिए, बाकी जो टर्म एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि एरिया और सेपरेशन दिया नहीं था, जो था उसका डबल, उसका आधा, जो भी है। तो यहाँ से C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जिसको हमने C माना है। क्लियर है? yes, sir. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका एरिया और प्लेट्स के एरिया बराबर है। बट आप कोशिश करिए कि आप उस तरह से ना जाएं, ठीक है? कोशिश करिए कि उस तरह से ना जाएं, ट्राई करिए।
फॉर्मूले से भी आएगा बट अलग अलग कैपेसिटेंस को बना के करो। हाँ बेटा, देखो क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इन हाफ ऑफ द स्पेस एज शोन इन द फिगर। मतलब अगर इसका रीजन मैं d/2 मान लूँ तो अगला वाला भी d/2 हो जाएगा, क्योंकि आधे रीजन में रखा हुआ है ना बेटा, आधे आधे रीजन में रखा हुआ है। फिर कह रहा है कि इफ कैपेसिटी ऑफ एयर कंडेंसर, अगर ये पूरा एयर होता तो कितना होता, एप्सिलॉन नॉट A/d होता, जिसको क्वेश्चन ने क्या कह दिया, C कह दिया। सही है, सही है। क्या ये वाला कैपेसिटेंस, हमने कहा कि एक वो हिस्सा है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है और एक वो हिस्सा है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। क्या ये और ये आपस में सीरीज में है बेटा? यस सर। क्योंकि ऐसी केसेस हमने देख ली हैं, ये दो प्लेट्स हैं और ये एक प्लेट है, जो दो थे उसको हमने इकट्ठा करके एक कर दिया अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स में, तो ये दोनों सीरीज में हैं। अगर मैं C1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो C1 इज इक्वल टू कितना है यार, C1 इज इक्वल टू, क्या डिस्टेंस d/2 है बट एरिया अभी भी A है, साथ ही साथ K भी आ गया, तो क्या मैं इसको K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सेम है, अपॉन d/2 करूंगा या नहीं करूंगा? ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट A/d को मैंने C कर लिया, तो क्या ये बेटा 2 टाइम्स ऑफ KC आ गया, क्योंकि अपने को C ही पता है, C के टर्म में ही लेके जा सकते हैं। तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हमारा एयर फील्ड है, तो कैपेसिटेंस जो निकालेंगे वो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन सेपरेशन निकालेंगे। बोलो बेटा हाँ या ना? तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/d, तो इसका क्या है 2C हो गया। तो आप क्या किया करिए ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह लगेगा नहीं, है ना, इसमें लगा सकते थे बट मैं बेसिक से जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बार बार आप उसी से जाइए, सिर्फ आप इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका बेसिक ही काम आएगा। किसी किसी क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे जहां पे डायरेक्टली मिलेगा, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हैं, मैं बेसिक समझाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दोनों अगर सीरीज में है तो C अक्रॉस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, क्या C1 C2, यानी 2 टाइम्स ऑफ KC इंटू 2C डिवाइडेड बाई इनका सम, कर सकते हैं क्या, बोलो? तो 2KC प्लस 2C, तो ये 2C और ये 2C तो खत्म हो गया, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा 2K डिवाइडेड बाई K प्लस 1 इंटू C। अब एक और टर्म आपसे पूछा जाता है, मैंने आधे में कुछ नहीं भरा, आधे में भरा तो इतना कैपेसिटेंस आया, क्या मैं अगर पूरे में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देता तो भी इतना ही आता? एयर में C था, अगर मैं पूरे में इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भर दिया होता तो भी तो इतना ही आ जाता ना। अरे सोचो, आधे में K भरा, आधे में कुछ नहीं भरा, तो कैपेसिटेंस इतना आया। हम पूरे में यही भर देते तो C एयर में था, तो क्या दिस टाइम्स ऑफ C हो जाता या नहीं हो जाता? यस सर। इस टर्म को K इक्विवेलेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कि आधे अधूरे भरने के बजाय एक ही भरो ना।
जैसे छोटे छोटे कई रेजिस्टर लेने के बजाय एक ही ले लो, सेम इफेक्ट दे दे। तो आधे में भरा, आधे में नहीं भरा, आधे में कुछ और भरा, उसके बजाय पूरे में एक ही यही भर देते तो क्या सेम नहीं आ जाता? बोलिए, अरे समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूले से किसी ने किया क्या? यही रिजल्ट आया, यही आएगा। फॉर्मूले से बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे फॉर्मूला लगा लोगे? लगा सकते हो क्या? ये दोनों आपस में किसमें है? अगर मैं टोटल एरिया ए मान लूं और एयर में अगर आपसे कह दिया जाए कि एप्सिलॉन नॉट टोटल एयर होता ए का सेपरेशन डी का तो सी है, तो ये ऊपर वाले का एरिया क्या a/2 और नीचे वाले का एरिया a/2, बट सेपरेशन डी रहता नहीं रहता? बोलो। ये वाला कैपेसिटेंस C1 और ये वाला कैपेसिटेंस हमारा C2 हो जाता, तो दोनों ही इस प्लेट्स के बीच में A और B के बीच में कनेक्टेड है, दोनों आपस में किसमें है? क्या यहां पे वो पीछे वाला फॉर्मूला काम आएगा क्या? क्या यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला काम आएगा क्या? एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी वाला? वो फॉर्मूला तभी काम आता है जब डाइलेक्ट्रिक का एरिया भी प्लेट के एरिया के बराबर ही होता है। तो आप इस नीचे वाले को अलग और ऊपर वाले को अलग बना के दोनों का निकाल के पैरेलल में जोड़ दो। हाँ या ना? समझ में आया बेसिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है। CK+1/2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। बाकी लोग C1 कितना आएगा बेटा? C/2K+1। तो अगर आप C1 निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एरिया को आधा रखना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट A/D तो हमारा C हो जाता है। तो क्या ये वाली वैल्यू C/2 आई? अगर हम दूसरे वाले की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? K टाइम्स, क्योंकि इसमें डायरेक्ट्रिक भर दिया। एप्सिलॉन नॉट इसका भी एरिया A/2 है। एप्सिलॉन नॉट A/D हमारा अगर कंप्लीट एयर फील्ड था तो C था, इसका मतलब क्या ये बेटा KC/2 आ गया। और दोनों आपस में किसमें हैं? तो C अक्रॉस AB इज इक्वल टू क्या? पैरेलल में C1 प्लस C2, मतलब C/2 को आप चाहें तो बाहर कर लीजिए, यहां से क्या मिलेगा? अच्छा, अगर मैं K इक्विवेलेंट पूछूं तो K इक्विवेलेंट, तो मैंने कहा कि सर K+1/2 को अलग कर लीजिए और इस मटेरियल को अगर हम भरेंगे C में तो ये आएगा। तो क्या ये वाला टर्म आपका K इक्विवेलेंट है? बोलो, समझ में बात आई? आधा भरने के बजाय पूरे में ये भरते तो भी हमारा वही आता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है, ये आपका होमवर्क है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट A/D को 1 दे रखा है। ठीक है, फिर इसका एरिया A/2, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक, दोनों पैरेलल में है ना, तो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का सवाल जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं जिसमें 2 से ज्यादा थे। ठीक है, ट्राई करिए। कितना बेटा?
कितना आ रहा है 2c, 9/2c इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आपसे c इक्विवेलेंट पूछा है या k इक्विवेलेंट पूछा है बेटा? बोलो, आपसे क्या पूछा है? आपसे k इक्विवेलेंट पूछा है या c? तो 9/2c k इक्विवेलेंट है या 9/2 है? 9/2, क्योंकि c में अगर मान लो एयर फील्ड कैपेसिटर, देखो क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स आर फील्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, व्हाट शुड बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल व्हिच व्हेन फुल्ली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये 3 के बजाय एक ही भर दिया जाए। तो लेट अस से जो एयर फील्ड कैपेसिटर था उसको हमने कह दिया था एप्सिलॉन नॉट a/d। ये जो कैपेसिटेंस है C1, ये जो कैपेसिटेंस है C2 और ये जो कैपेसिटेंस है C3, 3 कैपेसिटेंस है बेटा, 3 अलग अलग भर के। अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो इसके लिए क्या एरिया a/2 है बट सेपरेशन d है। तो अगर मैं C1 की बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट एरिया a/2 है इंटू d, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो आया वो 6 आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट a/d c था, तो ये वाला क्या 3c आ गया। ठीक है। अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया भी आधा है, सेपरेशन भी आधा है, हाँ या ना। यहां पे थोड़ा गड़बड़ ये हो गया ना कि ये 3 और 3 भरा है तो इसको एक ही मान लो ना, है ना। अब वो थोड़ा सा मैंने डेटा जब लिखा है तो गलत लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखते थे, थोड़ा अलग सवाल हो जाता, बट ठीक है, जो लिया है उसके हिसाब से हम चलेंगे। आइडिया भी तो लग जाएगा ना कैसे है। आइडियली तो ये 3-3 है तो अलग क्यों लिखे यार, सेम ही मानो ना। बट फिर भी वो कुछ और होना चाहिए था, बट ठीक है, मैं तीनों लेके कर रहा हूं, मैं 2 को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, सेम आएगा। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट एरिया भी a/2 है बेटा और सेपरेशन भी क्या है d/2। तो यहां से और इंटू 3, तो क्या ये हमारा 3c आ जाएगा? बोलिए। और ये भी 3c आ जाएगा, C3 भी निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 3c आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? ये A था और ये B था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां से सोचो ये वाला अकेले है A और B के बीच में, तो ये तो अकेले है, कौन सा बेटा C1। यहां पे क्या A और B के बीच में 2 कैपेसिटेंस है, आइडियली तो 3 ही है, तो आप 1 लिख सकते हैं। समझ रहे ना मैं जो कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे डेटा मुझे कुछ अलग लेना था बट 3 ले लिया तो ठीक है, मैं उस हिसाब से करा रहा हूं। 4 ले लेते तो आप 1 नहीं मानते, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है बेटा। यहां पे एक ये है और दूसरा ये है, क्या यहां पे 2 है? A और B के बीच में क्या ये दोनों आपस में सीरीज है? और फिर ये और ये आपस में किसमें है? पैरेलल में। तो अब C2 भी आपको 3C है, ये भी आपको 3C है, और ये कितना है? वो भी 3C है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर C अक्रॉस AB बताइए, तो आपको मालूम है जो पैरेलल में है वो तो जुड़ेंगे, बट सीरीज वाले 3C/2 प्लस 3C, तो जो CAB आ जाएगा वो क्या आएगा 9/2C। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने कहा सर ये 3 अलग अलग भरने के बजाय क्या मैं सिर्फ 9/2 वाला भर देता तो भी उतना ही आ जाता? तो अकेला जो हम भरते क्या वो K इक्विवेलेंट निकालते, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती? 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक क्यों भरे? हम 9/2 वाला एक ही भर देते तो भी तो उतना ही आता ना बेटा। समझ में बात आ गई? Yes. तो ये कहानी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेटा अपने हिसाब से चलेगा, वो तो मैंने जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, जो डेटा दिया जाएगा हम उसके हिसाब से करेंगे। किसी को कोई डाउट? सब लोग एक बार बोल दीजिए। चलो नेक्स्ट ट्राई करिए।
बेसिक्स। या फिर एक काम करते हैं, ये होमवर्क करना क्या है, इसका निकाल सकते हैं आप, इसका निकाल, बेटा ऐसे केसेस में आप फॉर्मूला यूज कर लो, बेटर है ना। इसका कैपेसिटेंस निकालिए, इसका निकालिए, और सवाल कह रहा है कि ये थिकनेस क्या होगा ताकि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर हो जाए, बराबर कर लो, थिकनेस मिल जाएगा। क्लियर है, ट्राई करके आओगे। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है असल में इसमें 10 से ज्यादा सवाल है। एक बार सवाल पढ़ो तब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप सवाल को पढ़िए, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। मॉड्यूल में शुरुआत में क्वेश्चंस इसी के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे शुरू में, है ना। एक बार पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बोला है कि एक एयर फील्ड कैपेसिटर था, एयर फील्ड कैपेसिटर मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जिसकी वैल्यू सी थी, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया तो कैपेसिटेंस सी था, पोटेंशियल डिफरेंस वी था, क्योंकि जिस बैटरी से कनेक्ट करोगे वही पोटेंशियल हो जाएगा। तो चार्ज हमारा क्यू था जिसकी वैल्यू को हम सी वी कह सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड यू है, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर को इसने यू कह दिया, या क्यू स्क्वायर बाई 2c को यू कह दिया। और फील्ड बिटवीन प्लेट्स ई है, कैपेसिटेंस सी है, चार्ज क्यू है, पोटेंशियल वी है, फील्ड ई है और एनर्जी यू है। अब कह रहा है कि फाइंड कैपेसिटेंस, फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड एनर्जी व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। अगर आप डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, ठीक है। क्या उसका इस बात से मतलब है कि चार्ज चेंज हुआ या नहीं हुआ, या पोटेंशियल चेंज हुआ या नहीं हुआ, या कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है? तो कैपेसिटेंस आप पोटेंशियल और चार्ज कुछ भी करते रहिए, डाइलेक्ट्रिक भरा मतलब कैपेसिटेंस विल चेंज। क्लियर है? क्लियर? तो पहला पार्ट हम पहले कर रहे हैं, जो नया कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी K टाइम्स ऑफ पुराना वाला। लेकिन कह रहा है कि दो अलग अलग कंडीशंस में हम ये चेंजेस कर रहे हैं। आपसे कोई एक सवाल जनरली पूछा जाएगा। पहला कंडीशन क्या है? विदाउट डिस्कनेक्टिंग बैटरी, मतलब बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है? कनेक्टेड होगा तो बैटरी का पोटेंशियल जो भी होगा क्या कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही है? यस सर। यानी कांस्टेंट पोटेंशियल है या नहीं है? यस सर। तो ऐसा जब भी केस होगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। यानी जो पहले पोटेंशियल था, सोर्स अभी भी वही है तो पोटेंशियल अभी भी वही रहेगा। और कैपेसिटेंस के साथ चार्ज या पोटेंशियल में से कोई भी एक टर्म मिल जाए तो क्या हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं? तो इसमें ये दो चीजें जब मिल गई तो क्या हमें चार्ज अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो नया चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू नया वाला कैपेसिटेंस इंटू नया वाला पोटेंशियल। बोलो हाँ या ना? पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, तो क्या मैं इसको K टाइम्स ऑफ CV यानी Q डैश इज इक्वल टू क्या मैं कह सकता हूं बेटा कि K टाइम्स ऑफ पुराना वाला चार्ज हो गया? बोलिए। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब सोर्स अगर वही है, पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज को K टाइम्स होना पड़ेगा, हाँ या ना?
Yes, sir. दूसरी तो तीन चीजें मिल गई, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज। अब कह रहा है कि आप फील्ड निकालो, तो क्या बेटा फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। क्या सेपरेशन भी सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है? Yes, sir. तो ये जो फील्ड है क्या वो भी सेम होगा? बोलो। Yes, sir. दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है, एनर्जी निकालो, तो U डैश इज इक्वल टू क्या बेटर है, हाफ इंटू सी डैश इंटू वी डैश का स्क्वायर। वी कह रहा है कि यार हम तो बदले नहीं, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, तो नई जो एनर्जी है वो भी क्या के टाइम्स हो जाएगी। बोलिए। तो ये तो पहला पार्ट था। सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर मैं यही काम कब करूं, बैटरी को हटाने के बाद, तो बैटरी को हटाने के बाद करोगे तो क्या वो कैपेसिटर आइसोलेटेड हो गया? बैटरी कनेक्टेड अगर नहीं है तो क्या वो कहीं से कनेक्टेड है क्या कैपेसिटर? No, sir. और जब कहीं से कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? Charge. चार्ज। तो दो क्वेश्चन बनता है, या तो पोटेंशियल कांस्टेंट या तो चार्ज कांस्टेंट। कैपेसिटेंस कहेगा भैया हम पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड नहीं करते थे, हमारी ज्योमेट्री बदली तो हम बदलेंगे, बात खत्म। बाकी तुम में से देख लो कौन बदलेगा, तुम्हारे साथ हम आने के लिए तैयार हैं। तो कैपेसिटेंस उस हिसाब से जाएगा, हाँ या ना? सेकेंड पार्ट का निकालिए सारे क्वेश्चंस। ये 8-10 क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली एक ही आपसे कोई पूछा जाएगा, मैंने सारे क्वेश्चंस एक ही में कर दिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट निकालिए। सेकेंड पार्ट, सेकेंड वाला देखें, बी वाला। बी में कैपेसिटेंस की अगर बात करी जाए तो कैपेसिटेंस तो कह रहा है कि यार हम तो के टाइम्स होंगे, हमारा चार्ज और पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है। इस कंडीशन में क्या बेटा चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये आइसोलेटेड हो जाएगा। बोलिए। तो यहां पे चार्ज क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आइसोलेटेड। तो ये दो चीजें याद रखेंगे कि अगर बैटरी कनेक्टेड रखते हुए कुछ भी करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट, बैटरी हटा के हम कोई भी चेंज करेंगे तो चार्ज कांस्टेंट। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, Q डैश अपॉन C डैश। कैपेसिटेंस हमारा इतना हो गया, इसका मतलब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V/K हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि डिनोमिनेटर के टाइम्स बढ़ गया तो पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाएगा। फील्ड की अगर बात करी जाए तो फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। पोटेंशियल अगर हमारा के टाइम्स कम हो गया तो फील्ड भी के टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अगर आप एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी को ज़्यादा बेटर है कि आप Q डैश स्क्वायर अपॉन 2C कर लीजिए। आप चाहें तो हाफ CV स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट C भी रखना पड़ेगा, V भी रखना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो Q ही रहेगा बट यहां पे 2 टाइम्स ऑफ KC हो जाएगा। मतलब जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, U/K। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आपने अगर मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू करा होगा तो इनिशियली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिल जाएंगे। क्लियर है? हाँ बेटा, ये वाला हाँ, एनर्जी इज इक्वल, देखो एनर्जी का फॉर्मूला या तो आप हाफ CV स्क्वायर रखिए। CV स्क्वायर मैंने क्यों नहीं रखा, फिर C को KC रखना पड़ता, V को आपको क्या रखना पड़ता, V को V/K रखना पड़ता। दोनों क्यों रखे, हमारे पास एक और फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाई 2C। चार्ज कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक ही रखना पड़ेगा ना, समझ गए? आप CV स्क्वायर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटेंस को आप K टाइम्स करिए, पोटेंशियल को 1/K टाइम्स करिए, यही आएगा, हाँ या ना? बोलो बेटा। Yes, sir.
सबको समझ में आया? चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। एक छोटा सा सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे, ट्राई करिए। कितना बेटा? v/4 देख लेते हैं। 3v/4 देख लेते हैं। 3v/4 वैसे शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है सही है, ठीक है, 3v/4 शायद सही है। देखो क्या कह रहा है, बोला एक कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन D इज चार्ज टू V वोल्ट। मान लो एरिया A है ना, V वोल्ट से चार्ज किया गया। तो अगर मैं कैपेसिटेंस की बात कर लूं, लेट अस से इनिशियल केस में C इज इक्वल टू हमारा क्या रहा होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D मान लिया जाए, ठीक है। और जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो Q इज इक्वल टू क्या रहा होगा, आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके ऊपर चार्ज के बारे में कुछ कहा नहीं है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा गया। तो जो Q था, Q इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं, यानी इनिशियली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। हालांकि V से अपने को मतलब है, क्या ये हमारा रहा होगा, या V इज इक्वल टू जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। जो फाइनल कंडीशन कह रहा है कि नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब क्या कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ज। तो ये वाला टर्म जो है पहले जो था, क्या यही टर्म बाद में भी रहने वाला है? तो ये तो पहले भी और बाद में भी सेम रहेगा। खैर, फिर बोला डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D/2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा बेटा, क्या वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस आधे में भर दिया तो D/2 प्लस D/2 इंटू 2 तो D/4 लग सकते हैं क्या? बोलो, जो नया वाला कैपेसिटेंस होगा, सोच के देखिए, कैपेसिटेंस तो हमारा यही हमने पढ़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक के साथ। जब आधा कहा गया तो हम एरिया को सेम मानते हुए करेंगे, नहीं तो वो मेंशन कर रहा होता। तो D माइनस D/2 प्लस T/K होता है, तो D/2/2 मतलब क्या ये D/4 हो जाएगा? बोलो बेटा। तो जो नया है कैपेसिटेंस, वो तो आपको एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, D/2 प्लस D/4, क्या ये 3 टाइम्स ऑफ D/4 हो जाएगा? क्या दिस कैन बी रिटन एज 4/3 टाइम्स ऑफ C? बोलिए। यस सर। नाउ अगर V डैश की बात करी जाए तो V डैश इज इक्वल टू Q/C या Q डैश बाई C डैश। जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, सही है। तो अगर कैपेसिटेंस 4/3 टाइम्स हो गया तो नया वाला ये कितना हो जाएगा? अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूं तो V1/V2 इज इक्वल टू C2/C1, मतलब 4/3C डिवाइडेड बाई C। इसका मतलब V डैश इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल। क्या यही है सही आंसर? यस। आप चाहें तो पहला लिखिए, बाद वाला लिखिए, डिवाइड करके निकालिए, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाता। हाँ या ना?
तो आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया, समझ गए। कैपेसिटेंस को किसी भी तरीके से बदला जा सकता है, कैपेसिटेंस बदल गया, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस आप वहां से निकालेंगे कि आइदर बैटरी इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, उसके बाद तो आप सब कुछ बेसिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम क्या पढ़ेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि दो कैपेसिटर्स थे, मान लो कि ऐसा कुछ कंडीशन है, एक ये कैपेसिटर है, मान लीजिए कि ये हमारा A और ये B, हो सकता है कि इसके ऊपर आपका प्लस हो और इसके ऊपर माइनस हो। इसका इनिशियल चार्ज अगर मैं कहूँ कुछ भी हो सकता था, लेट अस से इसका इनिशियल चार्ज प्लस Q1 और इसका माइनस Q1, और इसका कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो सकता है। और एक दूसरा कैपेसिटेंस है, इस दूसरे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, यहां पे हमने C ले लिया, यहां पे D ले लिया, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहां वाला जो चार्ज है प्लस Q2 और यहां वाला चार्ज माइनस Q2। मतलब क्या है कि जो AB वाला एक कैपेसिटर है उसका A पॉजिटिव है और जो CD के बीच में जो लगा हुआ है उसका C पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। कैपेसिटेंस तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता नहीं है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई V1 या V2 में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, हाँ या ना? Yes sir. चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? अब जोड़ने के भी दो तरीके हैं, या तो आप A को C के साथ जोड़िए और B को D के साथ जोड़िए। मतलब ये हो गया कि आपने फाइनली क्या कर दिया, फाइनली आपके पास जो दोनों कैपेसिटर थे उन दोनों कैपेसिटर को आपने जोड़ दिया। एक ये कैपेसिटर यहाँ पे स्विच के थ्रू आपने इस तरह से जोड़ दिया इन दोनों कैपेसिटर्स को। बट कंडीशन ये है कि A और B वाला ये जो कैपेसिटर है वो C के साथ जुड़ा A और D के साथ जुड़ा B। पॉसिबल है? तो ये अभी भी ये बीच में एयर है, इसके इधर आइसोलेटेड है, इसके इधर आइसोलेटेड है। तो कौन से एक साथ जुड़े बेटा? क्या दोनों के पॉजिटिव एक साथ जुड़े? Yes sir. ऐसा भी हो सकता है कि हम A को D के साथ और B को C के साथ जोड़ देते, मतलब क्या एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़े? Yes. तो इसमें दो तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में दो तरह से हम जोड़ सकते हैं, जिसमें पहला केस क्या है, व्हेन सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। क्लियर है? जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा? चार्ज फ्लो करेगा। कहां से कहां फ्लो करेगा? क्या हायर टू लोअर, चार्ज या पोटेंशियल? पोटेंशियल हो सकता है इसके। अच्छा सोचो A और C के ऊपर पहले पॉजिटिव दोनों के ऊपर थे, तो दोनों फाइनली मिलके भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो इसके ऊपर हो सकता है कि यहां पे Q1 डैश हो गया और यहां पे माइनस Q1 डैश हो गया, यहां पे आपका प्लस Q2 डैश हो गया और यहां पे आपका माइनस Q2 डैश हो गया। क्या ये फाइनल चार्जेस हैं? कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं, कैपेसिटेंस C1 ही है, लेकिन क्या पोटेंशियल इसका कॉमन हो गया, V हो गया। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने पढ़ा हुआ है, तब तक चार्ज फ्लो किया जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो गया, और वही पोटेंशियल जो बराबर हो गया उसी पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं? कॉमन पोटेंशियल। याद आया? कहानी क्लियर? क्या हुआ होगा? अब इसमें तीन सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल। सोचो A और C के ऊपर जो चार्जेस थे, क्या वो A और C के ऊपर फाइनली भी वही होने होंगे, क्योंकि अभी भी आइसोलेटेड हैं, वो दुनिया से कटे हुए हैं। आया ना? पहले A और C आइसोलेटेड थे, अब दोनों मिलके कह रहे हैं यार हम दोनों आपस में जो करना होगा करेंगे, बाकी दुनिया से तो हम मिले ही नहीं है। हाँ या ना? इसमें तीन सवाल बनता है। पहला जो सवाल बनता है वो बनता है कॉमन पोटेंशियल। क्या बनता है बेटा? कॉमन पोटेंशियल।
और इस कॉमन पोटेंशियल को मैंने किससे दिखाया है? V से। सोचो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए जब हम बार बार यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन, है ना। बाय चार्ज कंजर्वेशन क्या बेटा, पहले चार्ज अगर हम बात करें Q1 प्लस Q2 जो था वो हमारा बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया। बोलो Q1 की वैल्यू क्या? C1 V1, Q2 की वैल्यू C2 V2 और इसकी वैल्यू C1 V प्लस C2 V, हाँ या ना। तो जो कॉमन पोटेंशियल आया V इज इक्वल टू वो क्या आया? क्या यहां से C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, क्या ऐसा फॉर्मूला हमने पीछे भी देखा है? Yes, sir. यहां पे भी तो वही है बेटा, वहां पे 3 वायर्स मिल रहे थे तो C1 V1 प्लस C2 V2 याद करो, यहां पे 2 ही मिल रहे हैं तो जो चार्ज जाएगा वही यहां से आएगा, तो यहां आ जाएगा डायरेक्टली, हाँ या ना। दूसरी चीज जो इसमें पूछी जाती है फाइनल चार्जेस। फाइनल चार्जेस बेटा, अगर फाइनल चार्जेस आपसे पूछा जाए तो फाइनल चार्जेस में आपके पास 2 चार्जेस हैं। पहला कौन सा? Q1 डैश। तो क्या Q1 डैश इज इक्वल टू मैं C1 इंटू V कर सकता हूं, और Q2 डैश इज इक्वल टू, क्योंकि चार्ज तो हमारा निकालना है, कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल V हो गया, कर सकता हूं। तीसरा एक और टर्म होता है बेटा, ये प्रक्रिया होने में देयर विल बी सम हीट लॉस या एनर्जी लॉस। क्या होता है? हीट लॉस या एनर्जी लॉस, जिसको मैं डेल्टा U कह रहा हूं। इनिशियली इसकी एनर्जी क्या हाफ C1 V1 स्क्वायर रही होगी, इसकी वाली क्या हाफ C2 V2 स्क्वायर रही होगी, फाइनली क्या हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर हो गई होगी, दोनों का सम। दोनों को घटाया गया तो देखा गया इनिशियल वाला ज्यादा था, फाइनल वाला कम था, इसका मतलब लॉस हुआ। और सिंपल जब सॉल्व किया गया तो इसको फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप चाहे तो बेसिक से सवाल मैं आपको बता दूंगा कैसे बेसिक से जा सकते हैं। ये सॉल्व करके आया था C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 इंटू दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है क्या? कोलिजन? अच्छा नहीं पढ़ा अभी। कोलिजन में आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, जहां पे 2 अलग अलग स्पीड से चल रहे थे, टकराए, चिपक के साथ चले गए। क्या ये कॉमन वेलोसिटी जैसा नहीं है? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, वही है ना। क्या वहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता था m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का स्क्वायर? ये फॉर्मूला तब आता था जब दोनों एक साथ चल रहे थे, मतलब दोनों का मोमेंटम पॉजिटिव था। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो m1 v1 माइनस m2 v2, याद आया? मोमेंटम कंजर्वेशन, वहां मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे, यहां चार्ज कंजर्वेशन कर रहे हैं। अब देखो ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर। V की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, एलसीएम लो, सॉल्व करके यही आएगा। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें कई सवाल बनेंगे। आप फाइनल कॉमन पोटेंशियल, फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्जेस पता है तो क्या चार्ज कितना बह गया वो भी निकाला जा सकता है। सोचो इनिशियल गिवन है, फाइनल चार्ज आपको मिल गया तो कितना चार्ज वहां से चला गया या कितना आ गया वो भी तो मिल जाएगा। इनिशियल कितनी एनर्जी है, फाइनल कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी का लॉस बताओ। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? मैं इस क्वेश्चन को जनरल से भी कर लूंगा, फॉर्मूले से भी कर लूंगा, देखेंगे क्या आता है। ठीक है। इसी में एक दूसरा केस जहां पे A को D के साथ और B को C के साथ, यानी ऑपोजिट चार्जेस आर कनेक्टेड टुगेदर, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उसके पहले ये एक क्वेश्चन है जो आप ट्राई करके आएंगे।
कुछ नहीं कह रहा, ये ए और बी, सी और डी, कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। बोला कि कनेक्ट किसको किया, ए को सी के साथ एंड बी को डी के साथ। मतलब क्या, सिमिलरली चार्ज प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बेटा। तो बोला हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द सर्किट। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल चार्ज पता है, फाइनल भी पता चल जाएगा, तो कितना बह गया वो भी मिल जाएगा। याद करो, पीछे दो कंडक्टर्स को जोड़ते थे तो कहां से कहां बहेगा, कितना बहेगा, फाइनल पोटेंशियल एंड फाइनल चार्ज, चार चीजें निकाली थी, याद आ रहा है? Yes, sir. दो अलग अलग स्फीयर्स को जोड़ के, यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटर्स है। फिर कह रहा है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस, मतलब एनर्जी लॉस। सबको समझ में आया यहां तक? एक लेक्चर और बाकी है, उस लेक्चर में हम इसको पढ़ लेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक था सेल्फ एनर्जी का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। मैंने कहा था एनर्जी डेंसिटी के बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में, थोड़ी सी चर्चा हम उसकी भी कर लेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए, थैंक यू।